जब हम बात करते हैं व्हेन वी यूज दिस वर्ड ऑब्जर्वर कि हम एक साइंटिस्ट की तरह सोच पाए। आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस की तरफ ले जाती है। हर चीज़ के पीछे वाई लगाइए। क्वांटम फिजिक्स है वो क्लासिकल थिंकिंग से कैसे डिफर करती है? क्वांटम फिजिक्स में हम एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनकी पोजीशन, मोमेंटम, इनकी वेलोसिटी, इनका स्पिन, इनको स्टडी करते हैं। यानी सूरज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैन साइंस बी अ मोर ऑफ अ माइंडसेट देन अ सब्जेक्ट? आप देखो कि साइंस को हम एकेडमिक्स में या बुक्स की फॉर्म में लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझ। साइंस इज अ वे ऑफ लिविंग, एवरीथिंग अराउंड इज साइंस। वी ब्रेक द कनेक्शन विद इंटरनेट तो हम सोसाइटी से कनेक्शन ब्रेक कर देंगे। ये कैसा थॉट प्रोसेस बन गया है लोगों का? इंटरनेट से डिस्कनेक्ट नहीं करना है। देखिए, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स है। क्या चीज़ देख रहे हैं आप? जिस तरीके से बुक्स पढ़ते हैं 1-2 घंटा 3 घंटा जब भी अपने स्टडी टेबल पे, वैसे ही कुछ आपको एक्सप्लोर करना है, कुछ नई चीज़ लर्न करना है, तो आप गूगल का या यूट्यूब का यूज़ करके अपने कॉन्सेप्ट को या अपनी लर्निंग को आप स्ट्रेंथन कर सकते हो। बट पूरा पूरा दिन मोबाइल का यूज़ करना तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई भी स्टेटमेंट यूज कर देते हैं फॉर अ पर्सन हु इज गोइंग थ्रू द डिप्रेशन, तो हम उन चीजों में कैसे डील कर सकते हैं? स्टूडेंट्स में स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ये एनालॉजी के थ्रू या हमें जो भी प्रॉब्लम है उसको या तो लिख करके या हमें अपने किसी भी ऐसे बंदे को जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, उसको बता देना चाहिए। बता देने से हमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल सकता है। कोई बंदा जिसकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है, सपोज किसी को फांसी होने वाली है, कोई बंदा ऐसा भी होगा जिसको सुबह को नहीं मिलने वाली, किसी का बीमारी है वो टर्मिनल स्टेज में है, और खुश होने के लिए सिर्फ एक पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, किसी अच्छे इंसान से बात करने की ज़रूरत है। Hello and welcome. I am Namrata Chauhan, your host, welcoming you to the another special episode of the Inspire India podcast. Today, on this platform, we believe in celebrating the idea of original thinking, whether it's through the short stories, poetries, or meaningful articles or thought-provoking conversations. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हर उस अप्रोच को जगह देते हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करती है और नए प्रोस्पेक्टिव्स को सामने लाती है। आज का एपिसोड एक इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग जर्नी है जहां हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग की, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ की, जो हमें दुनिया को नए नज़रिए से जोड़ती है और इंस्पायर करती है दुनिया को एक नए तरीके से देखने के लिए। एंड टुडे ऑन दिस जर्नी ऑफ इंस्पायर इंडिया पॉडकास्ट वी हैव अ वेरी स्पेशल विजनरी एंड एन इंस्पिरेशनल पर्सन विद अस हु इज़ अ डॉक्टर, अ क्रिटिकल थिंकर, अ पैशनेट एजुकेटर और एक गाइड जिन्होंने साइंस को एक सब्जेक्ट नहीं, एक नए नज़रिए से देखा है। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर अदीब जैदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो फॉर कमिंग हियर। आई थिंक इट वॉज अ क्वाइट शॉर्ट इंट्रो। आई वुड लव इट अगर आप हमारे लिसनर्स को अपने बारे में और भी कुछ बताएं। वेल, आई एम ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और लोगों की खिदमत करने के लिए डॉक्टर से अच्छा तो कोई पेशा हो नहीं सकता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ और भी वेज़ हैं जिनसे मैं दुनिया में बदलाव थोड़ा बहुत ला सकता हूँ। तो एजुकेशन, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसे बड़ा चीज़ों को बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से पेश किया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होती है कि कॉम्प्लेक्स जो डिफ़िकल्ट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में। तो मैं स्पॉन्टेनियसली, वॉलंटरली मैं स्टूडेंट्स के पास गया, और वहाँ जाने के बाद उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, और मैंने फाइनमेंट टेक्निक का यूज़ करके लोगों को जो साइंस के जो डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स जो आइडियाज़ और जो कॉन्सेप्ट हैं उनको उनको आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, समझाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि हेल्थ और एजुकेशन ऐसे जो सेक्टर हैं जिनमें मैं बदलाव लाना चाहता हूँ, और मेरी ज़िंदगी का मकसद यूटिलिटेरियन है, मेरे वजूद से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए। That was a really sweet intro, sir, from you, and we very welcome you on this podcast session. And आज हम बात करेंगे साइंस के बारे में, थॉट प्रोसेसेस के बारे में, जो शायद दुनिया को आज एक नया नज़रिया देगी, उन्हें बताएगी कि शायद हमारे साथ चलने वाली चीज़ें भी बहुत कुछ साथ लेके चलती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे अपना पहला सवाल यही पूछना चाहूँगी, ऐसा कोई थॉट एक्सपेरिमेंट आपकी लाइफ का जो आपको आज तक इंस्पायर करता है, आप हमसे शेयर करना चाहते हैं प्लीज़? जी हाँ, बिल्कुल। एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। मैं जब भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ को एक्सप्लोर करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो एक एक्सपेरिमेंट जो कि अब नॉर्मली हम लोग जिस तरीके से सोचते हैं, और एक जो साइंटिफिक माइंडसेट है, जो एक लाइक इंटेलेक्चुअल माइंड है, वो किस तरीके से सोचता है, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बार अपनी लाइक लेबॉरेटरी में बैठे हुए थे, और उन्होंने देखा कि रूफ़ पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, और उन्होंने सोचा कि अगर ये वर्कर ऊपर से गिर जाता है देन व्हाट वुड हैपन। नॉर्मल ब्रेन क्या सोचेगा कि ये जो वर्कर है ये गिरने के बाद इसको फ्रैक्चर्स होंगे और हमें इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, नॉर्मली यही सोचते हैं। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो साइंटिफिक माइंडसेट एप्लीकेशन के बाद उन्होंने सोचा कि अगर ये बंदा गिरता है और फ्री फॉल में है,
तो अगर ये फ्री फॉल में है तभी उनको विंडोलेस एलिवेटर का एक कॉन्सेप्ट आया। और उन्होंने जो लाइक अगर ये इसको ये स्पेस में होता है बंदा और इसको एक एक्सेलरेशन दिया जाता है, और सेम एलिवेटर अगर ये ग्राउंड पे होती है, स्टेशनरी होती है, तब तो इन दो सिनेरियो में लाइक कोई भी डिफरेंस ऑब्जर्वर फील नहीं करेगा। तो मेरे लिए ये एक एक्चुअली ट्रिगर की तरह था। मैंने सोचा कि मतलब अगर हम जो नॉर्मल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम थोड़ा सा लॉजिकली, क्रिटिकली और साइंटिफिकली सोचें और हर चीज़ के पीछे वाई लगा दें, तो हमारी लाइफ तो चेंज होगी ही, हम आसपास के इकोसिस्टम को भी काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। यस सर, एग्जैक्टली। एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें या जितने भी साइंटिस्ट ने, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर्स ने आज हमें दुनिया की न्यू टेक्नोलॉजीज से जोड़ा है। तो इसी के साथ आई वांट टू आस्क कि जब हम बात करते हैं व्हेन वी यूज़ दिस वर्ड ऑब्जर्वर, हाउ कैन वी थिंक कि हम एक साइंटिस्ट की तरह सोच पाएँ? हम किस तरीके से सोचें कि हम एक साइंटिस्ट के ऑब्जर्वर माइंड की तरह देख पाएँ दुनिया को? देखिए, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो देखिए हर एक फिनोमिनन आपको कहीं ना कहीं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस की तरफ ले जाती है। हर चीज़ के पीछे वाई लगाइए। जैसे अगर मैं ये माइक से ही बात कर रहा हूँ तो ये सोचिए कि माइक बेसिकली क्या है कि ये डायाफ्राम और कॉइल मैग्नेट, जो मैं बोल रहा हूँ, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वो डायाफ्राम को हम एनालॉजी जब लेकर के आए तो डायाफ्राम हमारे एयर ड्रम, जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में जो कान का पर्दा जिसे बोलते हैं, तो वो जो साउंड वाइब्रेशन उस पर हिट कर रही हैं और वो कॉइल और मैग्नेट मूव कर रहा है, तो साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और स्पीकर उसको स्टोर कर रहा है। तो आप इसी तरीके से अगर हम चारों तरफ देखें कि कौन सा प्लांट है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, हम लाइट को देखें, हम सोचें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हम ऊपर आसमान में देखें, लाइक देखें कि ये स्काई है ब्लू क्यों है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो हम जब हीट क्यों है, मतलब इस मौसम में मई जून में गर्मी क्यों पड़ती है इंडिया में, उसी टाइम साइमल्टेनियसली हम देखें दूसरी कंट्री में, लाइक किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में सेम वेदर, सेम क्लाइमेट नहीं रहता। तो इसके पीछे हम रीज़न ढूंढें तो ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी। और आज के टाइम में किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करना, उसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं है। वेरी गुड थॉट्स बाय यू कि हमें किस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए कि हम हमेशा एक साइंटिस्ट की तरह सोच पाएँ, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर पाएँ अपने आसपास की चीज़ों को ही देखकर। सो सर, माय अनदर क्वेश्चन इज़ कि ऐसी कौन से नॉर्मल डे टू डे लाइफ के क्योस है जो पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताने चाहिए ताकि वो ज़्यादा क्यूरियोसिटीज से चीज़ों को देख पाएँ? बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं मानता हूँ कि जो फैमिली है इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन एक्चुअली। लोग समझते हैं कि अच्छे स्कूल में डाल देने के बाद और अच्छे ट्यूटर लगा देने के बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। मैक्सिमम टाइम हम अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ ही बिताते हैं। जिस तरीके से माँ बाप बिहेव करते हैं, बच्चे भी उसी चीज़ को इमिटेट एंड एमुलेट उसको करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि माँ बाप को चाहिए कि वो एक ऐसा घर में इकोसिस्टम, एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करें, क्यूरियोसिटी डेवलप करें। क्यूरियोसिटी इज़ एक्चुअली द कॉर्नर स्टोन। हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा, इंटेंस चाह कि ये क्यों हो रहा है। जैसे मैं अभी डे बिफोर यस्टरडे एक फैमिली से मिला था, तो मैंने उनको ये चीज़ बताई, तो वो शायद हमारे लिसनर्स के लिए बहुत काम आए, कि जैसे हम डे स्टार्ट करते हैं और डे एंड तक, तो जब हम आँख खोलते हैं तो सबसे पहले हम लाइट ऑन करते हैं। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वहीं से ही हमारा दिन स्टार्ट हो जाता है। हम डिकोड करना शुरू कर देते हैं फिनोमेनन को। अगर हम टूथब्रश करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, सोप का यूज़ करते हैं, तो आप सोप यूज़ करिए तो सोचिए कि ये बबल क्यों बन रहा है, ये ड्रॉपलेट स्फेरिकल क्यों है, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। जब हम टी पॉट पे, जब हम चाय बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आप सोचिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में बात कर रहे हैं। वो जो नीचे से जो गैस चल रही है, वो जो हीट मिल रही है, वो रेडिएशन का एक फॉर्म है। वाटर को हम बॉईल करते हैं, वो एक कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफ़र का कन्वेक्शन का फॉर्म है। और वो जो ऊपर हम देखते हैं कि वो जो भाप बन के ऊपर उठता है, वहाँ से हमें जेम्स वाट की भी याद आ सकती है। तो वो जो स्टीम ऊपर जाती है, दैट इज़ रेडिएशन, यू नो। तो क्या होता है कि कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लाइक चाय बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वो जो हम गैस होती है, दैट इज़ एक्चुअली द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। एंड दैट जो फ्लूइड के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ कन्वेक्शन। एंड जब हम जो पॉट होता है, अगर पॉट में अगर हम देखते हैं कि वो वुडन का जो हैंडल होता है, वो वुडन का होता है, वहाँ पर हमें हीट फील नहीं होती, हमारा हाथ नहीं जलता, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो अगर हम
उस पॉट को छू लेते हैं तब हमारा हाथ जल जाता है, दैट इज़ कंडक्शन। यानी कि डायरेक्ट टच के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ कंडक्शन। और वही अगर आप देखें कि वो इवापोरेशन, जो वाटर से जो वाटर वेपर बन रहे हैं, वो गैसोस फॉर्म में जो वाटर कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ इवापोरेशन। और इवापोरेशन अगर हम उसके ऊपर एक कोई लिड रख देते हैं, कोई ढक्कन रख देते हैं, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो वहाँ ड्रॉपलेट्स गिर रही होती हैं, दैट इज़ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो अगर आप वैसे ही अगर आप पानी पीजिएगा, ठंडा पानी पीजिएगा, आजकल जो ये हॉट वेदर है, तो आप देखते, अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी ग्लास के पीछे ड्रॉपलेट्स देखते ड्रॉपलेट्स बन हैं। जाते तो हैं। दैट इज़ द विच फिनोमिनन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट कंडेंसेशन। जो हमारे एयर में वाटर वेपर्स हैं, ये इवेपोरेशन का जस्ट ऑपोजिट है। इवेपोरेशन का ऑपोजिट है कंडेंसेशन, यानी कि वाटर वेपर्स वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व करिए, Observe कर बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ हो जाएगी। और देखिए, खुद देखिए कि जब हम चीज़ों को डिकोड करते हैं, साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमें डोपामिन भी मिलता है, Yes. नए न्यूरो कनेक्शंस बनते हैं, और एक काइंड ऑफ प्लेजर का फीलिंग आती है। दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Yeah, exactly, sir. I want to ask कि can science be a more of a mindset than a subject? बिल्कुल। साइंस इज़ अ वे ऑफ लिविंग एक्चुअली। आप देखो कि साइंस को हम एकेडमिक्स में या बुक्स की फॉर्म में लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझते हैं, बट साइंस इज़ अ वे ऑफ लिविंग। एवरीथिंग अराउंड इज साइंस एक्चुअली। आप किसी भी एनिमल को देखते हो, बर्ड को देखते हो, किसी भी क्रीचर को देखते हो, इंसेक्ट को देखते हो, तो मतलब आप सोचो बायोलॉजी के उसका फैमिली, क्लास, ऑर्डर, उसका फाइलम, जीनस, स्पीशीज़ के बारे में सोचिए, ये किस स्पीशीज़ को बिलोंग करता है। जैसे हम लोग होमोसैपियंस हैं, ठीक है। तो आप सोचिए किसी, अगर आप किसी मॉस्किटो को देखते हैं या किसी हाउस फ्लाई को देखते हो, तो ये इंसेक्ट जो होते हैं ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो अभी कोई हम प्लांट देखते हैं तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और अगर मैं कार में बैठा हूँ और चल रहा हूँ तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में सोचेंगे हम। तो बेसिकली अब जब मैं देखूंगा कि दो कार साइमल्टेनियसली पैरेलल चल रही हैं, तो मैं आइंस्टीन को याद करूंगा, और हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सोच सकते हैं। तो आई मीन दोज आर द वेज थ्रू विच वी कैन एक्चुअली मेक द साइंस हमारा साइन इकोनोन पार्ट। साइंस हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बना सकते हैं, और लाइक हम दूसरों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि साइंस बहुत डिफ़िकल्ट या कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, साइंस तो खुद एक वे ऑफ लाइफ है। But still, why student get afraid of science, learning science? लोगों को ऐसा लगता है साइंस इज़ नॉट फॉर मी। ऐसी कौन सी लैग है जहाँ पर लोग, बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि साइंस इज़ नॉट फॉर देम, बिकॉज साइंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है एकेडमिक्स में जो हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर बेसिकली क्या है, जैसे न्यूटन्स लॉ हम पढ़ा रहे हैं, या फिर हम लाइक मैक्सवेल्स लॉ पढ़ा रहे हैं, या एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा रहे हैं, तो हम उनको बस ये उनको लगता है कि ठीक है, ये हम कॉन्सेप्ट लर्न कर लेंगे, ये मार्क्स फेचिंग एक्सरसाइज की तरह है, हमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, हमारी परसेंटेज अच्छा है कि बात ख़त्म। वो फिर उसके बाद वो उसको याद भी करना नहीं चाहते। अगर हम इसको प्रैक्टिकल वे में उनको समझाएं और हम उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दें, तो लाइक ऐसे बहुत से हमारे ऐसे बच्चे होंगे जो आज भी एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, नील बोर, यंग या चैडविक, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरेल, इनकी तरह सोच सकते हैं। उनको स्टिमुलेट करना है, जिसे थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं ना, बेसिकली मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल स्टिमुलेशन टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हमें जो बहुत ही जटिल समस्याएं हैं हमारी ज़िंदगी की हैं, आप आज समझो कि आज कैंसर का ट्रीटमेंट या ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट, जैसे 3000 साल तक स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही डेडली डिजीज़ रहा था। लोग पहले समझते थे कि स्मॉल पॉक्स होने के बाद शायद बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1980 में रेडिकेशन हो गया कंप्लीट इसका, कितना आसान। तो ये जो हमारी इन्वेंशंस होती हैं, रिसर्च होती हैं, हमारे माइंडसेट होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो हमारी थिंकिंग होती हैं, ये हमारी जो मैनकाइंड है, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ही होती हैं। तो हमें ये चाहिए, हमारे लाइक एजुकेशन सिस्टम को ये चाहिए कि जो बच्चे बैठे हैं उनको मेंटल स्टिमुलेशन देना चाहिए, कि पता नहीं कौन सा ऐसा बच्चा है जो प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मेंटरिंग के थ्रू वो बच्चे आगे आएँ, और वो स्कूल के बाहर जाके सोचना स्टार्ट करें, अपने घर पे जाके अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछें, और बार बार क्वेश्चन पूछिए जब तक आपको उसका सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल जाए। मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ तब तक आपको आंसर पूछते रहना सो सर, व्हाट डू यू थिंक टारगेटेड स्टडीज़ में कुछ हेल्प कर सकती है क्या? अगर हम बचपन से ही सोच लें, अगर हम बचपन से ही बच्चों के इंटरेस्ट को पता लगा लें और उसको उसी टारगेट में पढ़ाया जाए, तो मे बी वी कैन गेट मोर साइंटिस्ट। हाँ, बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि अब ऐसा नहीं है कि हम हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें फ़ोर्सफुली, जैसे साइंस को ही ऐसा नहीं है कि साइंस को फ़ोर्सफुली उनको ऊपर थोपना है। वो जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड है,
कुछ बच्चे जो होते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे जो है लिटरेचर में, कुछ आर्ट्स में। तो वी हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट, हमें समझना है कि वो जो बच्चे हैं उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इंसिपिएंट शुरुआती स्टेज में इंटरेस्ट कुछ होता है, लेकिन कम से कम 10 स्टैंडर्ड के बाद ही समझना चाहिए, और उनसे ताकि उस लेवल पे उनको समझ भी आ जाती है कि अब मुझे किधर जाना है और मेरा इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं है कि 4th-5th स्टैंडर्ड तक ही आप रखते हैं और फिर वो उसके इंटरेस्ट फिर 10th में जाके चेंज हो जाते हैं। तो एक बार बात करें और उसको ऑब्ज़र्व, पेरेंट्स को भी ऑब्ज़र्व करना चाहिए प्लस टीचर से भी बात करना चाहिए, और कॉन्स्टेंटली जो उसके मेंटोर हैं या जो उसके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनसे भी पूछना चाहिए ये ज़्यादातर बाहर किन चीज़ों में इंटरेस्ट एग्जिबिट करता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम उसको वो गाइड करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आई आएंगे। थिंक टीचर शुड बिल्ड अ रिलेशनशिप विद अ स्टूडेंट ताकि वो उन्हें इन चीज़ों से और इजीली उन्हें बता सके और उनके माइंड को अच्छी जगह कन्वर्ट कर सके। बिल्कुल, आप सोचो कि सोक्रेटिस वाज द मेंटर ऑफ प्लेटो, प्लेटो वाज द मेंटर ऑफ एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल जो गुरु था वो सिकंदर अलेक्जेंडर का था। तो आप सोचो कि जो गुरु की जो रोल होता है एक शिष्य के, यानी कि स्टूडेंट की लाइफ में जो एक मेंटर या टीचर का रोल होता है, बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल होता है। वैसे ही पेरेंट्स का रोल बच्चे की गाइडेंस में, बच्चे की करियर शेपिंग में, और प्लस जिन जिन फ्रेंड्स के साथ वो रह रहा है, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे और हम अपने बच्चे का गाइडेंस, क्योंकि 24/7 बच्चा अपने घर पे नहीं रहता है, और रहना भी नहीं चाहिए, रहना भी नहीं चाहिए। उसको बाहर भी एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको क्रिकेट भी खेलना, जो भी वो गेम्स खेलना चाहता है उसको भी, उसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए भी उसे स्टिमुलेट करना चाहिए। एक वर्ड होता है इंग्लिश में नर्ड, NERD, नर्ड, मतलब सिर्फ पढ़ रहे पढ़ हैं, रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए बुकवॉर्म्स। उसको। यस, बुकवर्म नहीं होना चाहिए, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। वो पढ़े, पढ़ने के बाद अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्वेश्चंस पूछे, ऑब्जर्वेशन करे, चारों तरफ की चीज़ों को समझे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और बचपन से देखिए, जिस तरीके की थिंकिंग, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रखते हैं बच्चे को, वो वैसा ही हो जाता है। तो अगर माँ बाप उसको बताएंगे, उससे क्वेश्चंस करेंगे, और उसके साथ मतलब एक बहुत ही हेल्दी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म और एक ओपन फोरम उसके साथ मेंटेन करेंगे कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, आई एम योर फ्रेंड, तो बहुत इजी हो जाएंगी बच्चे के लिए भी चीज़ें। What if we wear a science goggle for a day? What would we see? यस, एक्चुअली क्या है कि आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमें हर फिनोमेनन को, चारों तरफ हमारे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उनको साइंस के नज़रिए से समझने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग जो कि साइंस के स्टूडेंट हैं, वो लोग भी जो कि ह्यूमैनिटीज़ के हैं, वो भी इसको थोड़ा बहुत सरफेस पे समझ सकते हैं कि भाई ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हर चीज़ के पीछे वाई लगाना, क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनैलिटी, ताकि अब ज़माना बहुत आगे आ गया है। हम अंधविश्वास की जकड़ में या किसी भी ऐसे जो कि जिस पे हम लाइक हम ब्रेन वॉश होके किसी पे ब्लाइंडली बिलीव ना करें। हम अपनी जो हमें गॉड ने बेहतरीन जो हमें दिमाग से इक्विप किया है, जिसने रिवोल्यूशनरी चेंजेस हमारे वर्ल्ड में लेके आए हैं। अगर आप देखो, ये लोग भी इंसान ही थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, चैडविक रदरफोर्ड, नील बोर, यंग्स, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरल, एवरीवन, दे ऑल वर, वाटसन क्रिक, दे ऑल वर, आई मीन ह्यूमन बीइंग, हम लोग की तरह ही इंसान ही थे, बट उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा। तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग का सहारा लेके लॉजिकली सोचना है, क्वेश्चंस करना है, और डरना नहीं है। तब तक क्वेश्चंस पूछना है जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाएं। जब इस तरीके के ब्रेन आगे आएंगे तो रिवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगे, पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगी हमारी सोसाइटी, और मैनकाइंड को बहुत फ़ायदा होगा। So when we talk about the scientist या उनकी ऑब्जर्वेशंस के बारे में, तो क्या एक नॉर्मल ब्रेन कभी उनकी ऑब्जर्वेशन को compete कर सकता है? ऐसी कौन से लैग्स हैं, या फिर क्या मैं कभी compete कर सकती हूँ क्या किसी साइंटिस्ट के ब्रेन को? बिल्कुल, देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इमोशनल कोशेंट, आईक्यू, सोशल, स्पिरिचुअल कोशेंट एंड सोशल कोशेंट, ये 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है, और आपको चूज़ करना है कि किस तरह के लोगों के बीच में आपका उठना बैठना, आपके फ्रेंड्स कौन हैं। तो आप जब आप इंस्पिरेशन आपने जब इन जैसे लोग बनाएंगे, लियोनार्डो डा विंसी एक ऐसा हमारी हिस्ट्री में एक ऐसा इंटेलेक्चुअल, एक ऐसा जीनियस रहा है जिसको केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियर, मोनालिसा और लास्ट सपर उन्होंने लाइक उनकी कृति थी, और लाइक आप सोचो एनाटमी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, कितने सारे डिसिप्लिन में उनको एक्सपर्टीज़ हासिल थी। जब ये
समझा गया कि ऐसा क्या था कि एक ही व्यक्ति, एक ही इंसान को इतनी सारी डोमेन में, इतनी सारी डिसिप्लिन में नॉलेज कैसे हो गई। तो उसके पीछे उन्होंने एक ही चीज़ मिली, वो थी क्यूरियोसिटी, Curiosity. उत्सुकता, इंटेंस डिज़ायर टू नो द थिंग्स। जैसे मैं अभी एक बाय प्रोफेशन आई एम ए डॉक्टर, लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी बहुत होती है। मैं चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे किसी एकेडमिक्स में या किसी कोर्स में ऐसा एडमिशन नहीं है, लेकिन मुझे मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है इन चीज़ों में, इसलिए मैं जानने की कोशिश करता हूँ। तो जब क्यूरियोसिटी होगी और बिल्कुल हम नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, तो हम भी उस तरीके के जो ग्रेट माइंड्स रहे हैं उनको compete कर सकते हैं। यस। और सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से जो हमारे डेली लाइफ के जो मिसकंसेप्शंस हैं जिन्हें साइंस क्लियर कर सकता है, ऐसे कोई कंसेप्शंस हैं, मिसकंसेप्शंस हमारी लाइफ में जो हम हाँ, देखते जैसे पहले होता नहीं था, जैसे सुनते थे हम पहले माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज सुनते आए हैं कि कभी बिजली कड़कती थी, या फिर कुछ ऐसा हो गया, बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा हुआ है, तो लोग समझते थे कोई विपदा आ गई है या गॉड हमसे अनहैप्पी हैं। आज लोग जानते हैं कि बारिश के पीछे रीज़न क्या है, Reason क्या है। साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक, और ये जो पीछे जो ऑब्वियसली जो कंडेंसेशन क्लाउड कैसे बनते हैं। तो वी ऑल नो दैट कि बारिश के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। तो और या फिर ये बिजली कड़क रही है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। ये तो लाइट की स्पीड जो है साउंड की स्पीड से, लाइट की स्पीड जो होती है ना, फास्टेस्ट नोन एंटिटी इन द Yes. होल यूनिवर्स, मतलब इंटायर मल्टीवर्स में जो फास्टेस्ट नोन Fastest एंटिटी speed. जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो जब हम इस तरीके के हम साइंस को जानेंगे लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, तो हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शन, सुपरस्टिशंस जो है हमारे टूटेंगे और हम अपनी लाइफ को बहुत रेलेवेंस बना सकते हैं। यस। यस सर, सो मैंने आपके बारे में जब पढ़ा देन आई नो कि फाइन माइंड टेक्निक्स आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। यस। यस। हाँ, तो आप हमें इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि आजकल वी आर इन द एरा ऑफ एआई, जहाँ पर हम देखते हैं कि एवरी वन नीड कंसाइज, डीप एंड कंसाइज चीज़ें पसंद है उन्हें, लेकिन पर एक तरीके से जो एआई है ये हमारी फाइन माइंड टेक्निक की ट्रेडिशनल आइडिया को इग्नोर कर रहा है। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज वी विल सी आफ्टर दिस? फाइनमैन टेक्निक बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसको आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो, कुछ भी लर्न करना चाहते हो, और ये मैं अपनी लाइफ में मैंने इसे अप्लाई किया है। और मेरे होम टाउन में भी कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं, और जहाँ कहीं पर भी मैंने मेंटरिंग की है, उन बच्चों की लाइफ में बहुत ड्रामेटिक चेंजेस मैंने ऑब्जर्व किए हैं। आपने खुद बच्चों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए यस। देखा है? अभी ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम निकाल के एमबीबीएस में एडमिशन लिया है। कुछ बच्चों ने यूपीएससी में अभी मेंस के एग्ज़ाम लिख रहे हैं सिविल सर्विसेज में। तो दे हैव बीन सो मेनी स्टूडेंट्स, और कई सारे बच्चों को मैंने इंस्पायर किया है कि वो आएँ यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आएँ। तो बेसिकली क्या होता है कि फाइनमैन टेक्निक में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई भी टॉपिक उठाइए, आप उसको पढ़िए, और उसको नेक्स्ट स्टेप, ये 4 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप, आपको कोई टॉपिक लेना है और टॉपिक को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके क्या करना है कि उस टॉपिक को आपको लिख करके और बोल करके समझाना है, एज इफ़ आप किसी स्टूडेंट को समझा रहे हो। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको पहले तो आपको ये सेकंड स्टेप में यही समझना है कि गैप्स कहाँ रह गए हमारे। अगर आपके कुछ गैप्स रह गए हैं तो आप दोबारा से रिवीजन करिए, जबकि कि सेकंड स्टेप आपकी पूरी तरह कंप्लीट ना हो जाए, थर्ड पे मत जाइए। आप देखिए, अगर सेकंड टाइम थर्ड टाइम आपको 2-3 आई मीन टाइम आपको दोबारा रिवीजन करना पड़ा है, बट कीजिए, बट वो गैप्स को ब्रिज कीजिए। थर्ड स्टेप में आपको, जब आपने समझ लिया है टॉपिक को बहुत अच्छे से, तब आपको इतनी सिंप्लीफाइड वर्जन में चीज़ों को समझाना है कि कोई 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी उसको इजीली समझ जाए। डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं यूज़ करने हैं। जैसे क्वांटम फिज़िक्स की बात करें, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर मैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करूं, मैं बोलता हूं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर मैं इसको इजीली समझाऊं कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अभी भी डिफ़िकल्ट है। अब मैं बोलूं कि कोई गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है और ना उसकी कोई दिशा चेंज हो रही है। ये हो गया सिंपलेस्ट। पहले मैंने कहा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर मैंने कहा नॉन एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट। अभी भी समझ नहीं आई, लेकिन जब मैंने कहा कि कोई कार चल रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, अगर वो 60 पे है तो वो 60 ही पे रहे, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो, लेफ्ट राइट कहीं नहीं, स्ट्रेट में है तो स्ट्रेट में रहे, उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तब शायद हर किसी की समझ में आ जाएगा। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। तो ऐसे ही करना है। और 4th स्टेप में आपको
यानी कि आपने कंप्लीट कर लिया, देन आपको डिक्टेट कर देना है। तो दिस इज़ द वे फाइनमेंट टेक्निक। अगर हम फाइनमेंट टेक्निक्स को बहुत इनिशियल, जब बच्चा साइंस की लाइफ में एंटर करने वाला होता है और हम बहुत इनिशियल स्टेजेस में ही अगर ये चीज़ें सीख लें तो शायद आई थिंक हम काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम भी काफ़ी क्यूरियोसिटीज़ के साथ साइंस को देख सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं। बहुत और अच्छी है। रिसेंटली मैंने अपने भैया से इसके बारे में बात की थी फाइनमेंट टेक्निक, तो उनके जर्मनी के एक प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि अगर तुम क्वांटम फिजिक्स को अपनी दादी को नहीं समझा पा रहे हो, इसका मतलब यू डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स जो इन्हीं रिचर्ड हाँ, फाइनमैन की जो बात कर रहे यस, थे हम, फाइनमैन टेक्निक की, ये इन्होंने ही एक्चुअली वॉन द नोबेल प्राइज इन नोबेल इलेक्ट्रो प्राइज विनर। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो बेसिकली क्या था कि क्वांटम फिजिक्स के लिए इन्होंने, रिचर्ड फाइनमैन ने बोला था कि इफ़ यू थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वांटम फिजिक्स, यू हैवंट अंडरस्टूड इट। लेकिन बाद में ये बहुत इजी हो गया, ऐसा नहीं था कि बाद में हमने देखा कि क्वांटम फिजिक्स को बहुत अच्छी तरह समझाया गया इन्हीं की टेक्निक को यूज़ करके। तो यस, वेरी ट्रू कि क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, और क्वांटम फिजिक्स एक पूरी दूसरी दुनिया है, एक चमत्कारी दुनिया है बेसिकली अगर देखें। हाउ इट डिफर्स फ्रॉम क्लासिकल थिंकिंग? जो क्वांटम फिजिक्स है वो क्लासिकल थिंकिंग से कैसे डिफर करती है? मैं वही बता रहा था कि आप देखो, क्लासिकल वर्ल्ड या क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल अलग दुनिया है, जिसे कहते हैं ना कि एक चमत्कारी दुनिया में आ जाना। क्वांटम फिजिक्स में हम एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हेड्रॉन, बेरियन, क्वार्क्स, इनके बिहेवियर को, इनकी पोजीशन, मोमेंटम, इनकी वेलोसिटी, इनका स्पिन, इनको स्टडी करते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद आपको सुन के बहुत लुत्फ़ आएगा, बहुत मज़ा आएगा। श्योर सर। क्वांटम टनलिंग एक ऐसी फिनोमिनन है, आपको जान के शायद हैरानी हो जाएगी। ये पूरी दुनिया का वजूद, इवन मैं और आप जो यहाँ बैठे हैं, इज़ बिकॉज ऑफ द क्वांटम टनलिंग। टनलिंग। कैसे? देखिए, पहले हम इसको ऐसे समझते हैं, अगर मैं कोई बॉल लूँ और बॉल को इस वॉल पे हिट करूँ, इस दीवार पे अगर मैं हिट करता हूँ, तो ये ऑब्वियसली बाउंस बैक होकर मेरे पास आ जाएगी। लेकिन क्वांटम टनलिंग कहती है कि ऐसा नहीं है कि ये बाउंस बैक भी हो जाएगी, ये वहाँ बाउंस करके मेरे पास भी आ जाएगी, और ये भी हो सकता है कि ये इस दीवार के आर पार चली जाए विदाउट एनी होल। कोई होल नहीं है, खुद ब खुद ये दीवार के पार चली जाए। अब देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि सन यानी सूरज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से इस दुनिया का वजूद है। सोर्स ऑफ लाइफ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। अगर सन नहीं होता है तो ये दुनिया नहीं होती। हम सब लोग जानते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है। कैसे होता है? सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है कॉन्स्टेंटली। न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है सन के अंदर, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो ट्रेमेंडस एनर्जी जो जनरेट हो रही है, वो लाइट की फॉर्म में हम तक आती है। जो आप धूप देखते हो ना, वो न्यूक्लियर फ्यूजन का ही कॉन्सिक्वेंस है। न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वांटम टनलिंग पे। वो यानी कि वो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को पास में आना ही नहीं है, रिपल्जन होता है। जैसे कि हम सेम पोल को मैग्नेट को लेके आते हैं तो रिपल्जन होता है ना, एक दूसरे को दूर पुश करते हैं ना, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज जो है रिपेल करते हैं, है ना, दूर भगाते हैं। वैसे ही मैग्नेट की तरह। तो उस वे में अगर हम सोचें, तब तो हाइड्रोजन को रिपल्जन की वजह से पास आनी नहीं चाहिए था, न्यूक्लियर फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था, इट वाज इम्पॉसिबल। लेकिन क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड ये कहता है कि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, यानी पार्टिकल वेव ड्युअलिटी, इसलिए ये पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर देता है और वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है पॉसिबल। दिस इज बिकॉज ऑफ द क्वांटम टनलिंग। जो सन में, यानी क्लासिकल फिजिक्स कहती है ये न्यूक्लियर फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, और क्वांटम फिजिक्स के एक्सप्लेन कैसे कर रही है? थ्रू द क्वांटम टनलिंग। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन का कांस्टेंट फिनोमेना सन में हो रहा है, और जो एनर्जी हमारे अर्थ तक आ रही है और लाइफ को सस्टेन किए हुए, इज बिकॉज ऑफ द क्वांटम टनलिंग। इतना इंटरेस्टिंग है क्वांटम फिजिक्स। एग्जैक्टली। अगर हम इसे इजी वे में समझ जाएं तो दैट इज वेरी सिंपल। हाँ, मैंने थोड़ा फाइनमेंट टेक्निक की मैं कोशिश की मैंने आपको समझाने की, है ना। बहुत अच्छे से मैं समझ पाई हूँ उसे, क्योंकि क्वांटम मेरे लिए पहले ये शब्द ही बहुत मुश्किल था। मेरे को लगता था कि नहीं, ये पीएचडी लेवल पे लोग पढ़ते होंगे। आप जैसे मैं आपको क्वांटम फिजिक्स की थोड़ा सा चीज़ें, मैं ऐसे स्टूडेंट को जो 10th स्टैंडर्ड में है या 12th स्टैंडर्ड में है, जो या फिर आगे चल के इसको परस्यू करना चाहते हैं, तो मैं बताऊं कि मेरे पास लाइक 30-40 बुक्स क्वांटम फिजिक्स पे होंगी, और मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, मेरा डोमेन नहीं है, बट मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में।
थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है। क्वांटम फिजिक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स, लेप्टॉन, इनके बिहेवियर का स्टडी करते हैं हम। और ये क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल उलट दुनिया है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पर टिकी हुई चीज़ है, रियलिटी ऑब्जर्वेशन पर टिकी हुई है। जैसे कि मैं आपको सिंपलेस्ट में बताऊँ कि मैं जिस स्टूडियो में आ रहा था, जब तक मैंने ये स्टूडियो नहीं देखा था तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी जो थी वो 50% थी। ये स्टूडियो वहाँ था भी, मतलब यहाँ था भी और नहीं भी था। जब मैंने ऑब्जर्व किया तब ये मेरी प्रोबेबिलिटी 100% हो गई, यानी कि अब ये 100% है। क्वांटम फिजिक्स यही कहती है कि रियलिटी जो है वो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। ऑब्जर्वेशन के अनुसार जो है रियलिटी चेंज होती Reality है। change होती जैसे है। श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट में बताता हूँ कि एक बॉक्स में उन्होंने एक बिल्ली को रखा और रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसके अंदर रखकर उसको बंद कर दिया। अब बिल्ली मर गई है या जिंदा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है। 50-50 है। अब जब मैंने उसको खोल करके देखा और देखा बिल्ली वहाँ पर मरी हुई थी, अब ये 100% हो गया। यानी कि जब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तब सारी जितनी बाकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो सब ज़ीरो हो जाती हैं, जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं वो 100% हो जाती है। दैट इज़ ऑल अबाउट द क्वांटम फिजिक्स। मतलब आप ऐसे ही एक क्वांटम इंटेंगलमेंट है वहाँ पर, जिसे क्वांटम इंटेंगलमेंट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस कहा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं थे क्वांटम इंटेंगलमेंट पे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फास्टेस्ट एंटिटी, जो सबसे तेज़ कोई चीज़ इस पूरे ब्रह्मांड में है, वो है लाइट। लाइट, यस। लाइट से तेज़ कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इसी माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने भी इसको प्रूव कर दिया था। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो आप सुनते होगे ना कि ट्विन पैराडॉक्स, कि एक बंदा अगर यहाँ बैठ, एक ट्विंस हैं और एक बंदा यहाँ अर्थ पे रह गया और एक दूसरा जो उसका जुड़वा भाई है वो एक स्पेस में बैठ के लाइट की स्पीड से, मतलब हाइपोथेटिकली हो तो नहीं सकता ये, हाँ बस मान लेते हैं। तो अगर वो स्पेस में जाता है और लौट करके आता है तो देखता है कि उसकी एज तो 5 साल, सपोज 5 साल बाद लौट के आता है, या फिर 2 साल बाद लौट के आता है जब भी, तो वो देखता है उसकी एज में तो 2 साल का या 5 साल का इजाफा हुआ है। जो उसका ट्विन है वो बूढ़ा हो चुका है, वो 80-90 साल का हो चुका है, काफ़ी डिफरेंस देखता है वो। तो टाइम डायलेशन वो इसी चीज़ पर टिका हुआ है। लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट ये कहता है कि अगर दो पार्टिकल, सपोज प्रोटॉन या फोटॉन या इलेक्ट्रॉन, वो कभी सेम ओरिजिन के थे तो वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, इवन इफ उनको बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे एक दूसरे को सेपरेट कर दिया जाए। यानी कि एक अगर पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल किसी दूसरे यूनिवर्स में भी है, तब भी अगर मैं एक पार्टिकल का बिहेवियर को चेंज करता हूँ, उसकी स्पिन को अप करता हूँ, तो जो उसका करस्पॉन्डिंग पार्टिकल है उसकी स्पिन डाउन हो जाएगी। यानी अगर मेरे पास दो कॉइन, एक दो सिमिलर ऐसे समझते हैं, फाइनमैन टेक्निक से समझाता हूँ। मैं सपोज मेरे पास दो कॉइन है, कॉइन को पार्टिकल समझ लीजिए। एक कॉइन मेरे पास यहाँ है और एक कॉइन को, यानी ये क्वांटम मतलब ये इंटेंगलमेंट है, इंटेंगलमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये क्वांटम इंटेंगलमेंट का रिलेशनशिप है इन दो कॉइन के बीच में, तो एक कॉइन मेरे पास यहाँ है और एक कॉइन को सपोज मैं बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे ले जाता हूँ, मतलब चला जाता है, हाइपोथेटिकली, पॉसिबल तो नहीं है बट हाइपोथेटिकली। हाँ, तो अगर मैं इसको हेड करता हूं तो ये करस्पॉन्डिंग टेल ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली हो जाएगा, और अगर मैं इसको टेल करता हूं तो वो हेड इंस्टेंटली हो जाएगा। तो एल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट कन्विंस कि ये ऐसा स्पीड ऑफ लाइट से तो तेज कुछ हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो रहा है। तो दैट वाज अ थिंग एक्चुअली। तो ये क्वांटम फिजिक्स को पढ़िए आप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़िए आप, क्वांटम एंटेंगलमेंट को पढ़िए, लाइक श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट को पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अमेज कर देंगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमारे जो 10th 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर इन चीज़ों को ये इसी टाइम के साथ अच्छे से कैरी करें तो मे बी दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम इन द फ्यूचर। बिल्कुल। मुझे एक चीज़ और कहना है कि वो ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट अपने, लाइक जैसे खेलते हैं तो वैसे ही वो अपने आप 4-5 एक ग्रुप बना करके वो एक दूसरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो लाइक एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई ये ग्रेविटी क्या होती है, भाई लाइक फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, लाइक किस तरीके से ये यूनिवर्स ऑपरेट करता है। ठीक है, जैसे अभी मैं अपने घर पे क्या करता हूँ, मैं अपने जो अपने नीस नेफ्यूज़ वगैरह हैं उनसे मैं डिस्कशन करता हूँ बेसिकली। और जैसे मैंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बच्चे बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, एग्जैक्टली, और कितनी आसान चीज़ है। इट्स जस्ट ऑल अबाउट ग्रेविटी ओनली। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज जस्ट अबाउट ग्रेविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन ने कहा था ग्रेविटी एक फोर्स है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि ये ग्रेविटी एक, वो कन्विंस नहीं थे कि ग्रेविटी एक फोर्स है। अगर ये फोर्स है तो सपोज मून और अर्थ,
मून और अर्थ के बीच में या फिर सन और अर्थ अर्थ के के बीच बीच में में। काफ़ी डिस्टेंस है, 14 करोड़ किलोमीटर का, बहुत दूर का डिफरेंस है। या फिर अगर तो उनके दोनों के बीच में ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कैसे होती है, ये फोर्स कम्युनिकेट कैसे होता है, वो एक थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तब उन्होंने सोचा कि भाई सन और अर्थ के बीच में क्या है, या जैसे मैं और आपके बीच में क्या है, स्पेस। स्पेस। ठीक है, वैसे ही सन और अर्थ के बीच में है स्पेस। स्पेस। तो स्पेस और टाइम, उन्होंने स्पेस टाइम को एक फैब्रिक माना और कहा कि ये कोई भी मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम में जो डिस्टॉर्शन लेकर के आता है, दैट इज़ ग्रेविटी। यानी कि कोई भी मास जो होता है वो जो डिस्टॉर्शन लेके आया, उस डिस्टॉर्शन की वजह से, जैसे आपको मैं ऐसे समझाता हूँ कि सपोज़ कोई चादर लीजिएगा, उसको फैला लीजिएगा और उसके बीच में कोई आप हैवी मेटल रखिए तो एक गड्ढा सा हो जाता है। ठीक है, अब ये डिस्टॉर्शन हो गया, ये डिस्टॉर्शन हो गया स्पेस टाइम में। अब मैं कोई दूसरी बॉल लेकर के आता हूँ और मैं थोड़ा दूर पर रख दूँ तो वो धंसते हुए उसी के पास चला जाएगा, अट्रैक्ट होने लगेगा। तो इस डिस्टॉर्शन की वजह से जो अट्रैक्शन आया, दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी। यू गॉट द पॉइंट। यस। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज जस्ट ऑल अबाउट द ग्रेविटी। ग्रेविटी। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उन्होंने बताया था, वो बताया था नॉन एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट के बारे में और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि नॉन एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया था। जबकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट यानी कि ग्रेविटी का वहाँ पर मतलब जब ग्रेविटी का वहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं था, तो दैट एक्चुअली बिकम 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी। 10 साल के बाद उन्होंने अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। ओके सर, सो मैं कई बार सोचती हूँ ब्लैक होल के बारे में, तो आपका इसके ऊपर क्या थॉट प्रोसेस है? आप देखो, दुनिया बहुत खूबसूरत है। कभी आप छत पे अभी लेटे हो या कभी भी छत पे आप ऑब्जर्व करो तो आप आसमान की तरफ देखो तो बहुत सारे सितारे आपको दिखाई देंगे। तो कई सारे शेर हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो एनीवे, बेसिकली क्या होता है ना, जो स्टार होते हैं ना, स्टार की भी अपनी एक लाइफ होती है। जैसे हर किसी शय की इस दुनिया में मौत होनी है, उसी तरीके से जो स्टार्स होते हैं उनका भी फ्यूल ख़त्म होता है, फ्यूल एग्जॉस्ट होता है और वो डेथ हो जाती है उनकी। वो स्टार्स जिनका मास 5 से 10 गुना ज़्यादा या और ज़्यादा या जितना भी ज़्यादा होगा, सूरज से जितना ज़्यादा होता है 5 से 10 गुना ज़्यादा, ऐसे स्टार्स जब अपने लाइफ के अंतिम चरण में होते हैं, तब क्या होता है कि उनमें वो बड़े बड़े लाइक मैग्नीशियम, सिलिकॉन कोर में बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रोसेस में आयरन बनना स्टार्ट होता है, तब गड़बड़ हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, जब एक स्टार जो है ना वो सस्टेन रखता है अपनी ग्रेविटी, इनवर्ड ग्रेविटी लगती है और आउटवर्ड रेडिएशन, तो ये बैलेंस बना रहता है, तो स्टार सस्टेन रहता है। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, आयरन बनने लगता है, और जब ज़्यादा आयरन बनता है तो क्या होता है कि वो रेडिएशन और ग्रेविटी के बीच में डिस्टर्बेंस होता है और वो स्टार कोलैप्स होके अपने ही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक्सप्लोजन होता है और इंटेंस ऑब्जेक्ट बन जाता है, जहाँ और उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है जहाँ से इवन लाइट भी स्केप नहीं कर सकती। इतने एक्सट्रीम, इतनी इमेंस ग्रेविटी वहाँ पर होती है, इतनी इमेंस डेंसिटी वहाँ पर होती है कि इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक होल। और वो बाउंड्री जिसके अंदर जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता, उसे बोलते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन यानी कि बेसिकली अगर हम फाइनमैन टेक्निक से समझें तो ब्लैक होल जो हमारा स्टार 5 से 10 गुना सूरज से ज़्यादा बड़ा, या उससे जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही अच्छी बात है, मतलब ब्लैक होल बनने के लिए। तो वैसे तो 1.4 टाइम्स ज़्यादा का बोला है, लेकिन वो एक अलग चंद्रशेखर लिमिट है, वो कभी और बात करेंगे उसकी। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा होगी ब्लैक होल बनने की। तो जब वो स्टार का जब डेथ होती है और रेडिएशन जो आउटवर्ड लग रहा है फोर्स और ग्रेविटी जो इनवर्ड लग रहा है, इनमें बैलेंस बिगड़ जाता है, तो वो स्टार अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कोलैप्स हो जाता है, धमाका होता है और इन्फिनिटली डेंस एक ऑब्जेक्ट बनता है जहाँ से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। तभी तो वो ब्लैक होल है। लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, और उस बाउंड्री को बोलते हैं इवेंट होराइजन। दैट इज ब्लैक होल। यानी कि एक सितारे के मरने के बाद जो बचा खुचा जो मास होता है, इंटेंसली डेंस, जहाँ पे इमेंस ग्रेविटी होती है, दैट इज ब्लैक होल।
दैट इज ब्लैक होल। इंटरस्टेलर मूवी आप देखिए, इसमें बड़ा अच्छे से इस चीज़ को एग्जिबिट किया गया क्योंकि है। अभी तक जब तक मुझे ये नहीं पता था, फाइन माइंड टेक्निक से आपने मुझे समझाया, मुझे लगता था ब्लैक होल इज़ लाइक स्पेस में कोई एक होल है जहाँ से चीज़ें कभी वापस नहीं आ सकती, जस्ट लाइक दैट। बट हाँ, ऐसे थॉटफुल चीज़ें सुनने के बाद काफ़ी लोगों के, मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जिनके मिसकंसेप्शंस क्लियर हो सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग सर। ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्योंकि मैंने सुना है न्यूरोप्लास्टिसिटी इज समथिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोटिवेशन, डोपामीन। वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट? बेसिकली क्या होता है कि अगर डोपामीन पे हम बात कर लेते हैं पहले। यस। बेसिकली क्या होता है ना कि डोपामीन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, कुछ लोग इसे हार्मोन बोलते हैं, हार्मोन केमिकल मैसेंजर, वो एक अलग चीज़ होती है। न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो कि हमें एक हैप्पी फीलिंग देता है। और So, आज जी, sorry to interrupt, dopamine is not a hormone. नो नो, इट्स नॉट अ हार्मोन, इट्स अ न्यूरो ट्रांसमीटर। It's एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, वो दैट इज़ थ्रू द न्यूरो ट्रांसमीटर। एसिटिल कोलिन भी एक काइंड ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर है। बट डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, इन 4 न्यूरो ट्रांसमीटर का काफ़ी जिक्र होता है, क्योंकि ये इनका बैलेंस, परफेक्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ए हैप्पी लाइफ एक्चुअली। तो डोपामीन क्या होता है, हमें हैप्पी फीलिंग देता है। लेकिन आजकल चीप डोपामीन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। हम people रील्स देख रहे scrolling हैं। reels, watching YouTube. yes. तो सर हम इस अपने ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं जिससे हम अपना जो माइंडसेट है वो चीप डोपामीन से एक प्रोडक्टिविटी की तरफ शिफ्ट कर सकें? बिल्कुल। जैसे सपोज़ हम बिना कुछ किए हुए, बिना किसी रिवार्ड्स, मतलब कुछ भी एफर्ट किए बगैर जब हमें डोपामीन मिल जाता है, तो वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जैसे मैं लेटा हूँ, पूरे दिन खा रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, तो लाइक मैं ओबेसिटी की तरफ, डायबिटीज़ की तरफ, हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल, डिस्लिपिडेमिया, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, और मेरे को मज़ा आ रहा है, बहुत खुश हूँ मैं टीवी पे मूवीज़ देख रहा हूँ, अपने पसंद के प्रोग्राम्स देख रहा हूँ, और मैं पूरे पूरे दिन लेटा हुआ हूँ। तो इससे क्या हुआ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना। तो ये चीप डोपामीन है, इससे बहुत नुकसान होता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, आपने कभी फील किया हो कि जब हम वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग, कार्डियो, वेट लिफ्टिंग, जब हम एक्सरसाइज के बाद 1 घंटे बाद हमें थोड़ा अच्छा फील होता है, वो जो डोपामीन है ना, दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। कुछ एफर्ट्स करके, कुछ मेहनत करके, कुछ जद्दोजहद करने के बाद जब हमें डोपामीन मिलता है ना, वो डोपामीन की हमें तलाश करना चाहिए। तो एक्सेस रिलीज ऑफ डोपामीन इज समवेयर हार्मफुल फॉर अस। नहीं, एक्सेस रिलीज ऑफ नहीं, चीप डोपामीन हमें नहीं। Cheap चीप डोपामीन dopamine. का मतलब ये है कि आप जैसे मोबाइल, मैं पूरे पूरे दिन मोबाइल पर रील्स देख रहा हूँ, ये चीप डोपामीन है। बट एक्सेस रिलीज इन द सेंस कि अगर मैंने हार्डवर्क करके अपना डोपामीन रिलीज करा तो मेरा जो डोपामीन का जो लेवल हो जाएगा वो थोड़ा बढ़ सकता है। हाँ, कि मतलब वर्क लेवल। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, मोटिवेशन। देखिए, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये अलग अलग कंडीशन में। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको डोपामिन मिलता है। आप किसी पेट को, जैसे कोई बिल्ली पालता है, कोई डॉग पालता है, तो जब हम उसे कडल करते हैं, जब हम अपनों को कडल करते हैं, हक करते हैं, अपनी मम्मी को मैं हक करता हूँ, तो लाइक वो एंडोर्फिन बनता है, ऑक्सीटोसिन बनता है। तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तभी मुझे हैप्पी फीलिंग होती है। तो हैप्पी फीलिंग के पीछे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसे ही रिवार्ड सिस्टम में सेरोटोनिन होता है, एंडोर्फिन होता है, लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन है जैसे। तो हमें ये समझना होगा कि हम चीप वे में इसको यूज ना करें, यानी विदाउट एनी एफर्ट इसको ना लें। जैसे मैं अपनी मदर को हक करता हूँ, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर मैं एक बॉन्ड बना रहा हूँ। लेकिन मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ पूरे पूरे दिन, टीवी पे बैठ के खाना खा के अपने मतलब लाइक ओबेसिटी को दावत दे रहा हूँ, लाइक मैं जंक फूड खा करके टीवी देख रहा हूँ, तो दैट्स अ चीप डोपामिन, वी शुड बी अवॉइडेड एक्चुअली। ओके। बट आजकल की जनरेशन में तो ये चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। अगर उन्हें बोला जाएगा कि डिस्ट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें, इनसे दूर रहना है, तो दे आर लाइक कि 24/7 वी आर टोटली सराउंडेड विद द मैसेजेस एंड सोसाइटीज़, हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इफ़ वी ब्रेक द कनेक्शन विद इंटरनेट तो हम सोसाइटी से कनेक्शन ब्रेक कर देंगे। ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस बन गया है लोगों का। नहीं, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट नहीं करना है। देखिए, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स हैं। हम क्या चीज़ देख रहे हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि 24/7 आप मोबाइल पे लगे रहें, ऐसा भी नहीं है। आप जिस तरीके से बुक्स पढ़ते हैं 1-2 घंटा 3 घंटा जब भी अपने स्टडी टेबल पे, वैसे ही कुछ आपको एक्सप्लोर करना है, कुछ नई चीज़ लर्न करना है, तो आप गूगल का या फिर आप सर्च इंजन का यूज़ करके या यूट्यूब का यूज़ करके आप उस अपने कॉन्सेप्ट को या अपनी लर्निंग को आप स्ट्रेंथन कर सकते हो। बट आप पूरे पूरे दिन मोबाइल का यूज़ करना तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ये हमें समझना होगा कि उसका पॉजिटिवली यूज़ कैसे कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी मच एनी इंपॉर्टेंट। टिप यू लाइक टू शेयर टू आवर व्यूअर्स?
देखिए, बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए हेल्दी लाइफ स्टाइल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन रहिए, क्यूरियोसिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप अपनी लाइफ में 3 विन, 3 विन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट: स्पिरिचुअल विन, लर्निंग एंड आपकी हेल्थ। आपको इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना है कि आप समझें कि आपको अपने वर्कआउट करना है, आपको क्या डाइट लेनी है। पहले तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, फिर कुछ ना कुछ नया रोज़ सीखिए। और रात में सोने से पहले ये जर्नलिंग ज़रूर कीजिए, रिफ्लेक्ट करिए पूरे दिन को। इस तरीके से आप लाइफ को ऑडिट कर पाएंगे। क्यूरियोसिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। विदाउट क्यूरियोसिटी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। आप हर चीज़ के पीछे वाई लगाइए, क्वेश्चंस पूछिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करिए। और ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कौन मेरे फ्रेंड हैं, कौन मेरा मेंटर है, कौन मेरा गाइड है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, वो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। या एलन मस्क से लेके, सॉरी मैं आपको ऐसे बताऊँ कि सोक्रेटिस से लेके एलन मस्क तक आप देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने किया है। अब ये क्या होता है, ये मैं और आप, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन आप सडनली ऐसा नहीं, उसको आपको एप्लीकेशन ग्रेजुअली आप सीख पाओगे आप उससे, कि कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसे फंडामेंटल ट्रुथ तक तोड़िए, अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक तक। फिर वहाँ से आप उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक्सप्लोर करिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ से आपको बरेली जाना है, तो आपको कैसे जा सकते हो? आप ट्रेन से जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो, अपनी कार से जा सकते हो। तो आपको बरेली अल्टीमेट डेस्टिनेशन है बरेली, बरेली। तो आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में जाना है। तो ये आप अलग अलग तरीके से, मतलब आप उन स्टेप बाय स्टेप उसको आपको तोड़ना है, और फिर वहाँ से आपको सोल्यूशन को ढूंढना है कि चीपेस्ट वे कौन सा हो सकता है जो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच पाएँ। दिस इज़ अ प्रॉब्लम, और सोल्यूशन को हम इस तरीके से ले सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको अल्टीमेट ट्रुथ तक तोड़िए, और फिर वहाँ से सोल्यूशन ढूंढिए। दैट इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, इफ़ वी आर गेटिंग टू द एंड रिजल्ट, सेल्फ इवैल्यूएशन कितना ज़रूरी होता है इन चीज़ों में? सेल्फ एवेल्यूशन इज एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। देखिए, जब तक हमें कोई बताएगा नहीं कि हमें क्या कमियां हैं, तब तक हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर पाएंगे। और समझिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, ख़ुद से झूठ नहीं से बोल झूठ नहीं सकते। बोल सकते। तो आप अपनी कमियां ढूंढिए, आप कौन सी आपसे गलती हुई, और कौन से 2 ऐसे अच्छे काम हैं जो आज आपने किए, और कौन से 2 ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करना चाहिए थी। जब हम कॉन्शियस होकर अपना डे स्पेंड करते हैं तो हमें रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और कंसिस्टेंसी, लगातार जब हम एक चीज़ करते हैं ना, रोज़ करते हैं, और उसके रिज़ल्ट मायरक्लस होते हैं। आप सोचो, अगर एक पत्थर पे एक बूंद लगातार लगातार गिरती रहती है तो कुछ सालों बाद उस पत्थर में दरार आ जाती दरार आ है। जाती है। तो आप सोचो कि कैसे दशरथ मांझी का आपने नाम सुना होगा। यस। तो जो माइंड सेट होता है ना, आप किसी भी चीज़ की ठान लीजिए और आप उसको करने के लिए डेडिकेटेड हो जाइए, तो बड़े से बड़े रिवोल्यूशनरी चेंजेस दुनिया में लाए जा सकते हैं। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स, फॉर द मेंटर, फॉर द टीचर्स, कि आप अपने बच्चों के इकोसिस्टम पे ध्यान रखें कि वो, उनके फ्रेंड्स की थिंकिंग क्या है। टीचर्स को चाहिए वो अपने स्टूडेंट के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन, एक ओपन फोरम डेवलप करें। और पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि फैमिली इज़ द प्राइम इंस्टीट्यूशन, कि घर पे वो एक ऐसा माहौल, क्यूरियोसिटी का एक हेल्दी माहौल क्रिएट करें और पॉसिबिलिटीज़ दिखाएं। नेगेटिविटी नहीं, कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉसिबल है, पॉसिबल है। कोई भी डिफ़िकल्टी। इससे इमोशनल क्वेश्चन भी इम्प्रूव होता है कि कोई भी चैलेंज आ जाए, कोई भी डिफ़िकल्टी आ जाए, आप किसी भी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए, हमारा नेशन भी डेवलप करेगा, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन रिसोर्स टू ह्यूमन कैपिटल और दैन नेशन बिल्डिंग। अगर हम पावर होल्ड कर लें खुद से चीज़ों को सॉल्व करने की, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को आसान बना सकते हैं, लाइक द वे यू मेड साइंस ईजी। और इसी तरीके से मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक इंडिया होल्ड्स अ फर्स्ट पोजीशन इन डिप्रेशन। तो और जो डिप्रेशन है, लोग उसको एक इमोशनल सेंस की तरह नहीं देख सकते, और एज एन इंडिविजुअल हम डिप्रेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, रादर देन सेइंग द रोबोटिक वर्ड्स या फिर रोबोटिक लाइंस जो हम बोल देते हैं, किसी भी कोई भी स्टेटमेंट यूज़ कर देते हैं फॉर अ पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू द डिप्रेशन। तो हम उन चीज़ों में कैसे डील कर सकते हैं? प्लीज़ शेयर समथिंग।
यस, इट्स वेरी ट्रू कि हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स में स्ट्रेस एंजाइटी ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जैसे कोटा का एग्जाम्पल हैं, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे हमारे मेडिकल एस्पायरेंट्स जो होते हैं, कई डॉक्टर्स होते हैं, आईएएस होते हैं, काफ़ी सारे उनका स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो इस तरीके की डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट हमें समझना होगा कि आप देखो कि ये एनालॉजी के थ्रू या हमें जो भी प्रॉब्लम है उसको या तो लिख करके या हमें अपने किसी भी ऐसे बंदे को जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, उसको बता देना चाहिए। बता देने से हमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल सकता है। जैसे मैं एक छोटी सा एक कहानी मैं उस दिन पढ़ रहा था, तो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि एक इवन दो इट इज़ हाइपोथेटिकल कि एक राजा ने कि एक कैदी को फांसी की सज़ा सुना दी, तो यानी कि ऑब्वियसली उसकी दुनिया ख़त्म हो गई थी। पहले तो कुछ ऐसा जुडिशल एक्टिविज़म भी नहीं था कि हम कहीं अपील कर सकते हों, तो एक बार उन्होंने बोल दिया तो फिर फांसी होनी ही है। तो उसने, अब देखिए यहाँ पर उसने क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ उसने थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा। उसने बोला कि राजा एक घोड़े से बहुत प्यार करता था और बोला कि सर ये जो आपका घोड़ा है ना, इसको मैं 6 महीने के अंदर मैं इसको उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा, मेरे पास ऐसी शक्ति है। तो राजा ने बोला कि ठीक है, तो 6 महीने का मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। उसने रिलीज़ कर दिया। तो उसके साथी ने उससे बोला, यार तुम्हें तो सच में ऐसे बोला? नहीं, ऐसा मुझे कोई टेक्निक नहीं आती। तो बोला, तो तुमने ऐसा क्यों बोला? बोला, देखो इसके फ़ायदे ये हैं कि पहला फ़ायदा तो ये है कि 6 महीने तो मेरी ज़िंदगी अब बच गई। हाँ। दूसरा फ़ायदा ये है कि मैं क्या पता, हो सकता है कि मैं ऐसा कर ही जाऊँ। अब देखिए इम्पॉसिबल था, जाहिर सी बात है, Possible हाँ, thought. लेकिन उसने अपने ब्रेन का यूज़ करने के बाद उस चीज़ को उसने एटलीस्ट ट्राई किया। और थर्ड जो उसने सोचा था और वही हुआ। उसने बोला कि इन 6 महीनों में क्या पता कौन सा चेंज आ जाए, कोई दूसरा किंग या राजा अटैक कर दे और ये रिप्लेस हो जाएं। और वही हुआ। 2-2.5 महीने के बाद एक दूसरा अटैक हुआ, वो राजा वाज किल्ड जिसने फांसी सुनाई थी, और जो दूसरा राजा आया उसने उसकी फांसी की सज़ा माफ़ कर दी। तो अगर वो खाली बैठ जाता तो आप उसका मरना तय था। तो डिप्रेशन में ऐसा नहीं है कि आपको वेज एक्सप्लोर करना चाहिए और एनालॉजी करना चाहिए कि कोई बंदा जिसकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है, सपोज़ किसी को फांसी होने वाली है, कोई बंदा ऐसा भी होगा जिसको सुबह उसको नहीं मिलने वाली, किसी का जो बीमारी है वो टर्मिनल स्टेज में है। तो इस तरीके की सोचना चाहिए ज़िंदगी के बारे में कि हमारे उसका पर्सपेक्टिव समझना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मरने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा सारी संपत्ति आप ले लो, बस मुझे ये जो गरीबी की ज़िंदगी ये मुझे दे दो। तो हमें अपने हालात को समझना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है और खुश होने के लिए सिर्फ एक पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, किसी अच्छे इंसान से बात करने की ज़रूरत है, एक अच्छे लिटरेचर की ज़रूरत है। और आप ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने डिप्रेशन से बाहर आकर के दुनिया बदली है। वेरी वेल वर्ड्स सेड बाय यू सर। आई थिंक इन चीज़ों के बाद काफ़ी जो लोग हैं शायद वो डिप्रेशन को समझ पाएँ सही तरीके से कि इसके अंदर उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नाउ आई वांट टू मूव टूवर्ड्स द ट्रैक कि वी एंटर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ एआई रेवोल्यूशन आ चुका है। तो आपको क्या लगता है कि मेडिकल फील्ड्स में एआई का क्या वर्क हो सकता है? हाउ मच वी कैन ट्रस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स हैं। एआई का यूज़ करके काफ़ी रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाए जा रहे हैं। बट मैं वही बोलूँगा जो अभी थोड़ा ख़तरा भी है एआई को लेके, कहीं ये ओवर पावर ना कर जाए। वही एक सिंपल सी बात कि एआई एवरी रिवोल्यूशनरी या एवरी ग्राउंड ब्रेकिंग जो चेंज होता है ना, वो प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही लेकर के आता है। तो हमें इसे कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना है, रेगुलेटेड वे में। अच्छी चीज़ें नई चेंजेस के साथ आती हैं, बट बिग प्रॉब्लम्स अपने साथ ज़रूर लाती हैं। सो दिस इज़ व्हाट एआई इज़। यस यस। सो आई थिंक सर वी हैड ऑलमोस्ट कम टू द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट सेशन। पर मैंने आपकी बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीचेस भी सुनी है, तो आप उनमें से कुछ एक हमें सुनाना चाहेंगे आज हमारे लिसनर्स को, आज हमारे व्यूअर्स को? बहुत ही एक उम्दा शेर जो कि ज़िंदगी को चेंज करने के लिए काफ़ी है। अल्लामा इकबाल सेज़ कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। अगर खुदा दिले फितरत शनाज दे तुझको, सुकूत लालो गुल से कलाम पैदा कर। और मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप ग्रास रूट लेवल पे आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, आप गांव में रहते हो, कोई गाइड नहीं है, इन सब के बावजूद आप बहुत बड़े चेंज ला सकते हो। क्योंकि आप जो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि अगर खुदा दिले फितरत शनाज दे तुझको, सुकूत लालो गुल से कलाम पैदा कर। अगर गॉड ने आपको ऐसी कैपेसिटी दी है कि आप उस रोज़ के उस गुलाब की खामोशी से बात कर सकते हो। आप सोचो इंसान के पास
क्या क़ुव्वत है, क्या उसके पास ताकत है कि वो गुलाब की खामोशी तक से कम्युनिकेट कर सकता है। एंड देन अल्लामा इकबाल सेज़ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आप जिसने ठान लिया ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए ना, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप देखो अरुणिमा सिन्हा को देखो, जिनका लाइक एक्सीडेंट में उनके पैर कट गया था और उन्होंने फिर माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। यस। आप उम्मुल खैर को देखिए, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी जिसमें हड्डियां टूटती हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, आईएएस बन गई। यस। आप इरा सिंघल को देखिए जिसने टॉप किया, शी वॉज ऑल्सो हैविंग सम प्रॉब्लम्स। इस दुनिया में प्रॉब्लम्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने रिवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आए हैं, लोगों के लिए मिसाल बने हैं। और जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है, उसके बाद जब आप चेंज लेके आते हो तो आपको ज़्यादा रिकग्निशन मिलती है ऑब्वियसली, क्योंकि आपने रेसिस्टेंस को पार किया और आपको ज़िंदगी ज़्यादा मीनिंगफुल मिलती है, आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाते हो। सॉल्यूशंस का कभी भी कोई एंड डोर नहीं है। हमेशा हमारी लाइफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास लाती हैं ताकि हम उससे अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। हमेशा हमें आइडियाज़ सोचते रहना चाहिए। वी हैव टू बी क्यूरियस फॉर द वर्ल्ड। बिल्कुल। और एड में यही बोलना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाइए और यूटिलिटेरियन बनाइए ताकि आपकी ज़िंदगी से मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो पाए। एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कीजिए। किसी भी चीज़ को, किसी भी बदलाव को दुनिया में लाने के लिए हमें क्रिटिकल मास की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है अगर मैं सोचूं कि मैं अकेला कितने लोगों को चेंज कर सकता हूँ, मैं अकेला पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, पर यह भी ज़रूरी है, ये भी सही है कि मैं अकेला किसी एक की दुनिया तो बदल ही सकता हूँ ना। तो इस ख्याल के साथ आप आगे बढ़िए और हम देखेंगे हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत जगह बन सकती है, बहुत खूबसूरत हैबिटेट बन सकती है। आज के पूरे पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें जब चल रही थी तो मेरे बैक ऑफ द माइंड एक ही चीज़ थी कि अगर शायद ये चीज़ मैंने अपनी 11th-12th में सुनी होती तो शायद आज मैंने साइंस को और ज़्यादा अच्छी तरीके से कैरी किया होता अपनी लाइफ में। बट डेफिनेटली फॉर द लिसनर्स जो इस एज से गुजर रहे हैं, जो मेरे टाइम जो चीज़ें मैं अपने टाइम में नहीं कर पाई, बट देयर इज़ अ वेरी ग्रेट एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं बच्चों में, जैसे आप क्वांटम फिजिक्स की बात कर रही थी, Yes. गॉड्स पार्टिकल को लेके एक मिथ बनी हुई थी। जस्ट 2 सेकंड का है ना, 2 मिनट की बात बताता हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ बात है। सर आप तो वो गॉड्स पार्टिकल, जैसे अभी मिथ की बात करें, क्वांटम फिजिक्स की मिथ की बात, कि गॉड्स पार्टिकल को लेके लोग समझते हैं कि गॉड्स पार्टिकल ये कुछ यानी हमारे गॉड से रिलेटेड कोई पार्टिकल है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ते हो तब समझ में आता है कि गॉड पार्टिकल नहीं, ये हिग्स बोसॉन था। एक्चुअली क्या है, फाइनमैन टेक्निक से अगर मैं आपको समझाऊं कि इस दुनिया में सब कुछ जो बना हुआ है वो मास से बना है। यानी कि हम किसी भी चीज़ को अल्टीमेट पार्टिकल पे जाएं, यानी कि मैं और आप में देखो वेट और मास अलग अलग चीज़ होती हैं। यस मास का मतलब होता है, मास पूरी यूनिवर्स में सिमिलर रहता है लेकिन वेट बदलता रहता है। बदलता है। ठीक है, तो मास का मतलब, मास को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब मैं किसी चीज़ की पोजीशन चेंज करता हूँ तो जो हमें रेसिस्टेंस फील होता है, दैट इज़ मास। जैसे अगर मैं इस चेयर को थोड़ा डिस्प्लेस करूँगा तो जो मुझे रेसिस्टेंस फील हो रहा है, दैट इज़ मास। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो अल्टीमेट, जो फंडामेंटल पार्टिकल को मास कहाँ से मिला, ये साइंटिस्ट के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। देन पीटर हिग्स ने 1964 में हिग्स बोसॉन के कॉन्सेप्ट को बताया, जिसको प्रूव नहीं किया जा सका था काफ़ी टाइम तक। देन सर्न में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में जब प्रोटॉन को 99.9% स्पीड ऑफ लाइट से जब कोलाइड कराया गया, तब हिग्स बोसॉन की प्रेजेंस को हमने ऑब्जर्व किया। यानी कि जो हिग्स फील्ड है वही यूनिवर्स के हर पार्टिकल को, मुझे, आपको, सब कुछ को मास प्रोवाइड कराता है। तो और हिग्स फील्ड जो होती है, हिग्स फील्ड में जो डिस्टर्बेंस होती है, दैट इज वो जो पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, दैट इज हिग्स बोसॉन। एज सिंपल एज As दैट। simple तो as that. गॉड पार्टिकल डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द गॉड, बट इट इज हिग्स बोसॉन विच इज प्रेजेंट, जो कि हिग्स फील्ड में प्रेजेंट होता है, और डिस्टर्बेंस में वो हिग्स बोसॉन पार्टिकल बनता है। पार्टिकल बनता है। दैट वाज अ ग्रेट थिंग टू नो, क्योंकि अगर शायद मैंने ये चीज़ नहीं सुनी थी तो मुझे अभी भी लगता है कि दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू गॉड। एंड विद दिस वी हैड केम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट सेशन, एंड इन टुडेज वीडियो आई थिंक वी हैड टॉक अ लॉट अबाउट आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़, और जहाँ हमने जाना और सोचा कि साइंस को हम कितने नए नज़रियों से देख सकते हैं, और हमने इंस्पायर किया आज बहुत सारे यूथ को कि किस तरीके से आप दुनिया को नए नज़रियों से देखिए, अपने आप में बदलाव लाइए। बीइंग क्यूरियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ।
सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से देखते रहिए द इंस्पायर इंडिया के पॉडकास्ट को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच।